हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। और आपकी जो नर्सिंग प्रोसेस जो अपनी यूनिट जो चल रही है ना, ये अभी तक जो है असेसमेंट जो फेज़ है, डायग्नोसिस फेज़, हाफ डायग्नोसिस फेज़ जो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो जितना हुआ है असेसमेंट फेज़ में या डायग्नोसिस फेज़ जो है सेकंड फेज़ है ना, उसमें अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ क्लियर कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज़ ये जो फर्स्ट फेज़ है ना असेसमेंट और डायग्नोसिस, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप कभी भी लाइफ में एनसीपी जो है या डायग्नोसिस नहीं बना सकते, ना पेशेंट की एक प्रॉपर जो केयर है ना, वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट ईयर में आपने डायग्नोसिस बनाने नहीं सीखे तो ना तो आपको सेकेंड ईयर में कोई डायग्नोसिस बनाना सिखाएगा, ना कोई थर्ड ईयर में और ना कोई फोर्थ ईयर में। एनसीपी जो है, एनसीपी नर्सिंग केयर प्लान है ना, नर्सिंग केयर प्लान, इसके बाद अपन देखेंगे नर्सिंग केयर प्लान जो कैसे बनाते हैं। पहले अपन जैसे कोई भी अपन है ना नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे तो पहले उसकी जो थ्योरी जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भी नर्सिंग केयर प्लान बनाते कैसे हैं, उसके बाद अपन डिजीज जो है कोई भी डिजीज लेंगे है ना, उस पर अपन नर्सिंग केयर प्लान जो है वो अपन बनाएंगे। इसके लिए कुछ अलग से अपन प्लान कर रहे हैं कि भी आपको कैसे भी करके है ना, जैसे फॉर्मेट जो है मैं आपको दूं एक एनसीपी का। ठीक है, और आप उसको फॉर्मेट को कंप्लीट करके है ना, और उनकी कॉपी जो है वो आप मेरे पास भेजें, वो अपन बाद में करेंगे। ठीक है, बट आपको इसमें असेसमेंट और जो डायग्नोसिस जो फेज़ है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इतना ज़्यादा रोल नहीं है, मेन जो है डायग्नोसिस बनाना। नर्स का जो रोल जो है वो असेसमेंट है, डायग्नोसिस में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। प्लान करते हैं अपन, ठीक है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो अब अपन आज बात करेंगे है ना डायग्नोस्टिक प्रोसेस। अपन डायग्नोसिस जो फेज है उसमें अपन पढ़ रहे थे जो सेकंड जो फेज था। ठीक है, जिसके अपन इंट्रोडक्शन देखा था, उसके डेफिनेशन देखी है ना, उसके जो पर्पज़ है नर्सिंग डायग्नोसिस के वो अपन ने देखे, और टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस वो अपन ने देखे थे। ठीक है, जिसमें एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस, रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस जो है, वेलनेस, सिंड्रोम, ये अपने टाइप्स देखे थे। तो उसके बाद जो है ना टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस जो है, ठीक है, जैसे ये एग्जांपल आपको बताए थे सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस वगैरह है ना। इसके बाद आप आगे नोट्स में आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये यूनिट है ना आपको मैंने पहले भी कहा था कि बहुत ज़्यादा लेंथी है ना, बट इजी रखेंगे अपन इसको, अगर आप कोऑपरेट करोगे है ना तो ज़रूर इजी होगी यूनिट। ठीक है, तो आगे आज अपन देखते हैं डायग्नोस्टिक प्रोसेस, मतलब जो नर्सिंग जो डायग्नोसिस है ना, उनके स्टेप्स क्या है या इसका प्रोसेस क्या होता है, मतलब किस तरह से अपन नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। ठीक है, इसमें 3 स्टेप हैं टोटल। ठीक है, एनालिसिस डाटा, सेकंड है आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, रिस्क एंड स्ट्रेंथ, एंड थर्ड है फॉर्मुलेटिंग डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट। ये चीज़ मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई थी। नर्सिंग डायग्नोसिस जो है उसका इंट्रोडक्शन आप देखना, ज़रूर देखना एक बार है ना, जब ये देखो वीडियो देखो तब नोट्स लिखो तब एक बार नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग प्रोसेस नहीं, नर्सिंग डायग्नोसिस का इंट्रोडक्शन आप जरूर देखना है ना, जिसमें अपन ने देखा था कि इन दिस फेज द नर्स यूज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग एंड टू इंटरप्रेट असेसमेंट डाटा है ना, या कह सकते हैं कि एनालिसिस ऑफ डाटा एंड आइडेंटिफाई द पेशेंट स्ट्रेंथ या एक्चुअल प्रॉब्लम एंड फॉर्मुलेट डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसमें तीनों स्टेप आ गए। मतलब पहले अपन क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, असेसमेंट करने के बाद अपन क्या करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद अपन क्या करेंगे, जो पेशेंट की जो प्रॉब्लम है, जो रिस्क जो है, स्ट्रेंथ है, उनको अपन क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे है ना, एंड देन उसके बाद अपन क्या करेंगे, फाइनली जो डायग्नोस्टिक जो स्टेटमेंट है उसको अपन क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब अपन इसमें देखेंगे फर्स्ट जो है एनालिसिस डाटा। एनालिसिस डाटा मतलब इसमें अपन क्या करते हैं कि भी जो असेसमेंट जो या क्लाइंट जो है उसका, जो पेशेंट है उसका असेसमेंट जब कंप्लीट हो जाता है ना, तब अपन क्या कर सकते हैं, उस जो डाटा जो है, जो भी अपन इन्फॉर्मेशन है उसको अपन क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक है, अब एनालाइज कैसे करेंगे, ठीक है, ये माइंड में आपकी क्वेश्चन आता है कि भी जैसे अपन ने असेसमेंट किया, उसके बाद जो पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन, जो कलेक्टेड डाटा है उसको अपन क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो डियर एनालाइज करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, जो पेशेंट के जो डाटा है ना, और जो स्टैंडर्ड जो डाटा है ना, उनको क्या करना है, कंपेयर करना है। नर्स क्या करती है, अपने जो प्रॉपर स्किल, जो नॉलेज और एक्सपीरियंस को यूज में लेके क्या करते हैं कि भी जो स्टैंडर्ड डाटा और जो क्लाइंट के जो डाटा है
है ना, मतलब जो असेसमेंट में अपन ने कलेक्ट किए हैं, है ना, उन डाटाओं को दोनों क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं नर्स, है ना। कंपेयर करने का मतलब दोनों में देखते हैं कि भी हाँ, मतलब जो नर्स के जो जो पेशेंट जो है उसके डाटा और जो एक स्टैंडर्ड डाटा। अब अपन बात करेंगे पेशेंट के डाटा, मतलब पेशेंट की जो सब्जेक्टिव और जो ऑब्जेक्टिव आपने डाटा कलेक्ट किए हैं वो हो गई, ठीक है। अब अपन आपके माइंड में आ रहा होगा स्टैंडर्ड डाटा क्या है ना। तो स्टैंडर्ड डाटा क्या होंगे कि भी जो कह सकते हैं कि जो एक कह सकते हैं ये जो रियल जो है ना, या जो कह सकते हैं कि जो ऐसा पैटर्न है ना जो एक ह्यूमन बॉडी के लिए जो अपन कह सकते हैं कि जो बिल्कुल एक्चुअल जो है ना, जो एक मेजरमेंट जो होता है, ठीक है, जिसमें पेशेंट के जो वाइटल साइन कह सकते हैं, पेशेंट का जो ग्रोथ डेवलपमेंट जो पैटर्न है ना, या इसके अलावा जो उसकी लैब वैल्यू जो है ना, या जो टेस्ट की जो वैल्यू जो है, ठीक है। जैसे आपने देखते हो कि नॉर्मल जो वाइटल साइन वो कितने होते हैं, बट पेशेंट के कितने है ना। आपने पेशेंट को डाटा असेस किया, पेशेंट के वाइटल साइन असेस किए, हिस्ट्री ली, ठीक है, देखा कि उसको नॉर्मली जो वाइटल साइन जो है वो अलग है ना, हाई अपन कह सकते हैं, पल्स हाई है, टेम्परेचर हाई है ना। बट जो रियल जो है, या कह सकते हैं कि जो रियल जो मेजरमेंट जो पैटर्न है वो क्या होता है, नॉर्मल वाइटल साइन, ठीक है। तो उससे क्या करना है नॉर्मल। अब यहाँ पे एक बात आती है कि भी जब आप नर्सिंग प्रोसेस या एनसीपी जो बना रहे हो, तो आपको वाइटल साइन जो यूनिट है वो भी आपकी, इसीलिए मैंने अभी तक आपकी जितने भी यूनिट है वो कंप्लीट हो गई है ना, इसीलिए यूनिट अपन लास्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वाइटल साइन जो है वो जो कह सकते हैं कि जो नॉर्मल जो वाइटल साइन जो है, नॉर्मल जो ग्रोथ डेवलपमेंट जो पैटर्न है ना, नॉर्मल जो लेव वैल्यू जो है ना, नॉर्मल जो अपन कह सकते हैं कि जो डायग्नोस्टिक जो वैल्यू जो है ना, वो सब क्या है, नॉर्मल है। तो उससे अपन क्या करेंगे, जो पेशेंट की जो कंडीशन जो है, पेशेंट के जो डाटा है उससे अपन कंपेयर करेंगे और उस डाटा को अपन क्या कर सकते हैं, एनालाइज करेंगे। क्लियर, ठीक है। और उसके बाद अपन क्या करेंगे, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, रिस्क एंड स्ट्रेंथ। मतलब जो पेशेंट जो है उसकी जो प्रॉब्लम जो है ना, रिस्क, उसकी जो स्ट्रेंथ जो है ना, या जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उसको अपन क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। मतलब पेशेंट की जो एक्चुअल प्रॉब्लम जो है, जो स्ट्रेंथ जो है, उसकी जो रिस्क जो है ना, उसको अपन क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। अब जैसे प्रॉब्लम तो उसको तो आइडेंटिफाई करना है, रिस्क उसको भी आइडेंटिफाई करेंगे ताकि अपन जो डायग्नोसिस अपन बना सकें, है ना। रिस्क अगर अपन नहीं देखेंगे, रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तो 2 दिन बाद देखते हैं कि जो कॉम्प्लिकेशन हो गया, मतलब या बेड जो है पेशेंट जो है बेड पे सुपाइन पोजीशन में है 2 दिन से, तो फिर उसकी जो बैक साइड के जो पार्ट जो है ना, उसमें इचिंग जो है ना, या जो वहाँ पे अगर लॉन्ग टाइम तक अगर ऐसे सुपाइन पोजीशन में रहे तो उसमें जो टिश्यू वगैरह डैमेज हो सकते हैं, वुंड वगैरह, ठीक है। तो ये अपन क्या कर सकते हैं, तो उसके रिस्क जो है, मतलब ऐसे अगर हो सकता है, ऐसा मे बी पॉसिबल है ना, उनको भी अपन क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। एंड पेशेंट जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको भी अपन आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और अपन इसमें देख लिया कि भी उसमें जो प्रॉब्लम है, रिस्क है, उसकी स्ट्रेंथ जो है उसको अपन क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब जैसे अपन ने जो डाटा है एनालाइज किया, उसके बाद नर्स जो क्लाइंट है ना, वो दोनों क्या करेंगे, दोनों साथ में मिलके जो पेशेंट है उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो प्रॉब्लम है, जो या उसकी जो एक्चुअल में जो प्रॉब्लम जो है उसको क्या करेंगे, वो आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि भी जो उनका जो एक्चुअल जो वेलनेस या जो रिस्क जो डायग्नोसिस है उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। मतलब अपने जो टाइप देखे थे कि भी जो नर्सिंग डायग्नोसिस जो किस टाइप के हो सकते हैं, जैसे एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस होते हैं, वेलनेस जो होते हैं, है ना, रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस होते हैं। अगर आप रिस्क उसकी जो पेशेंट की जो रिस्क है, प्रॉब्लम जो है, स्ट्रेंथ जो है, उनको अगर आइडेंटिफाई नहीं करोगे, है ना, तो ना तो आप, हाँ हो सकता है कि भी एक्चुअल प्रॉब्लम आप एक्चुअल जो डायग्नोसिस है वो आप बना दो, बट वेलनेस डायग्नोसिस नहीं बना पाओगे, रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस नहीं बना पाओगे, ठीक है, सिंड्रोम नर्सिंग नहीं बना पाओगे। तो कहने का मतलब आपको पेशेंट की जो रिस्क जो है, प्रॉब्लम है, स्ट्रेंथ है, उनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। फर्स्ट अपन ने पेशेंट डायग्नोसिस, मतलब डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, सबसे पहले अपन प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे एंड देन आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, रिस्क एंड स्ट्रेंथ एंड देन फॉर्मुलेटिंग डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट। मतलब जो फाइनली अपन क्या करते हैं, जो डायग्नोस्टिक जो स्टेटमेंट है उनको अपन फॉर्मुलेट करेंगे। यहाँ अपन थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि भी जी इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इट इंक्लूड राइटिंग द लेबल ऑफ द एक्चुअल
रिस्क एंड वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस। मतलब इसमें अपन एक लेबल तैयार करते हैं जिसको अपन कह सकते हैं कि प्रॉब्लम लेबल है ना, या डायग्नोस्टिक लेबल। ठीक है, मतलब जो अपन डायग्नोसिस बनाते हैं तो जो फर्स्ट वर्ड अपन डायग्नोसिस लेबल जो फॉर्मेट जो होता है, आपको जैसे लास्ट क्लास में बताया था कि भी जो फर्स्ट वर्ड जहाँ पे प्रॉब्लम जो अपन कह सकते हैं 3 जो इसमें स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो जैसे प्रॉब्लम जो है ना, सेकंड कोज है, थर्ड है करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉब्लम जो है। ठीक है, क्लाइंट करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो फर्स्ट जो इसमें जो लेबल जो होता है वो क्या होना चाहिए, एक्चुअल डायग्नोसिस कह सकते हैं, उसमें भी अपन ऐड कर सकते हैं, या रिस्क या जो वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस होते हैं है ना, उनको अपन क्या कहेंगे, लेबल, जो प्रॉब्लम लेबल या डायग्नोस्टिक लेबल उसको अपन कह सकते हैं। इसके अलावा इसमें अपन डायग्नोस्टिक जो स्टेटमेंट जो होता है, डायग्नोस्टिक जो स्टेटमेंट अपन बनाते हैं वो क्या हो सकता है, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट स्टेटमेंट में हो सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनना कि भी जो डायग्नोस्टिक जो लेबल जो बना रहे हैं अपन है ना, डायग्नोस्टिक जो स्टेटमेंट जो बना रहे हैं वो, सॉरी लेबल नहीं, डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट। ठीक है, वो क्या हो सकता है, 2 पार्ट्स में हो सकता है एंड 3 पार्ट में। वैसे आपको मैंने बता दिया है, जैसे फर्स्ट टाइप अपने देखा था, इससे पहले टाइप्स देखा था जो एक्चुअल जो नर्सिंग डायग्नोसिस या अपने एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस, तो उसमें कितने पार्ट होंगे। ठीक है, चलो आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, कि भी जो एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस जो है ना, उसमें डायग्नोस्टिक जो स्टेटमेंट जो है ना, वो अपन कितने स्टेटमेंट में, जो कितने स्टेटमेंट का जो डायग्नोस्टिक जो है वो अपन यूज में लेंगे, 2 पार्ट स्टेटमेंट या फिर 3 पार्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ऑप्शन 2 ही है आपके पास, या 1, एक ऑप्शन और है 1 पार्ट स्टेटमेंट। ठीक है, 1 या 2 या 3 पार्ट स्टेटमेंट जो है, कौन से स्टेटमेंट में अपन एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस है उसको अपन फॉर्मुलेट करेंगे। ये आपके लिए क्वेश्चन है ना। इसका आंसर आप मुझे से यूट्यूब जो है इसमें जो कमेंट जो बॉक्स है उसमें आप कमेंट देके बता सकते हो। ठीक है, वैसे क्वेश्चन तो मेरे पहले से 2-3 क्वेश्चन हो गए हैं, बट अभी तक इसका 1-2 स्टूडेंट को छोड़ के, हाँ 1-2 स्टूडेंट का रिप्लाई ज़रूर है, बाकी सभी का आंसर नहीं आ रहा है ना। इतने हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। थोड़ा सा एक स्टूडेंट्स कोऑपरेट करो, एक माहौल बनाओ है ना, तभी थोड़ा सा ये ऑनलाइन जो क्लासेज है इंटरेस्टेड होगी। ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं ना, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है ना। अगर आप कोऑपरेट नहीं करोगे तो हम कितना क्या करेंगे बताओ, है ना। मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट जो है क्लास देख नहीं रहे हैं, है ना, तो क्या करें। टीचर जो है अगर क्लास में अगर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं आ रहे हैं, स्टूडेंट जो पीछे मुँह करके बैठे हैं, तो पढ़ा पाएगा, नहीं पढ़ा पाएगा ना। तो वैसे ही हो रहा है अभी ऑनलाइन क्लासेज में। ठीक है, आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो। ठीक है, चलो इस बात को छोड़ते हैं। नेक्स्ट इसमें अपन देखते हैं, हाँ इसमें अपन बात कर रहे थे कि भी जो डायग्नोस्टिक जो स्टेटमेंट है उसको जब फॉर्मुलेट करते हैं तो इसमें अपन 2 पार्ट स्टेटमेंट और 3 पार्ट स्टेटमेंट जो है वो अपन यूज़ में लेते हैं जो डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट में। तो फर्स्ट अपन बात करेंगे, जैसे 2 पार्ट स्टेटमेंट है जिसमें 2 पार्ट, जैसे फर्स्ट पार्ट कौन सा होगा इसका, डायग्नोस्टिक लेबल, एंड सेकंड जो होगा इसका एटियोलॉजी या कोज जिसको अपन कह सकते हैं। और ये दोनों जो है वो लिंक किससे होंगे, मतलब कौन से जो वर्ड जो होता है, एक है ना, एक फ्रेज जो होता है जिसके द्वारा दोनों ये क्या होते हैं, लिंक होते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम और उसका जो कोज है दोनों वो जुड़े रहते हैं। जैसे कह सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम अपन कह सकते हैं। ठीक है, जैसे एक्चुअल जो नर्सिंग डायग्नोसिस में अपन प्रॉब्लम देखें। ठीक है, जैसे फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो क्या होती है, डिफिशिएंट होती है। ठीक है, तो फ्लूइड वॉल्यूम डिफिशिएंट रिलेटेड टू जैसे डिहाइड्रेशन। ठीक है, रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन, या कह सकते हैं कि और भी जो अपन कह सकते हैं कि जो एक्यूट पेन हो रहा है ना, कोई पेशेंट है उसको पेन हो रहा है रिलेटेड टू सर्जिकल ट्रोमा। ठीक है, इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि नॉर्मली जैसे कोई भी रिस्क जो है वो भी अपन डबल कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कुल मिला के diagnostic statement can be 2 parts and 3 parts. 2 part statement like as diagnostic label and etiology and cause both are linked by the term related to. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं 3 पार्ट स्टेटमेंट। 3 पार्ट स्टेटमेंट में कौन से 3 स्टेटमेंट कौन से होंगे, एक तो डायग्नोस्टिक लेबल हो गया जिसको अपन प्रॉब्लम लेबल कह सकते हैं, सेकंड एटियोलॉजी और कोज हो गया। ठीक है, और थर्ड जो हो गया डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये 3 जो है अपन 3 पार्ट स्टेटमेंट में भी अपन जो है डायग्नोसिस बना सकते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस
2 पार्ट स्टेटमेंट में भी नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं और 1 पार्ट स्टेटमेंट में भी अपन नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। थर्ड पार्ट इज लिंक्ड टू फर्स्ट 2 पार्ट कंपोनेंट विद द फ्रेज एज एविडेंस बाई। मतलब इसमें जो थर्ड पार्ट है, मतलब डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स जो कंपोनेंट जो है, या कह सकते हैं कि जो ये जो पार्ट जो है ना, ये स्टार्टिंग के जो 2 पार्ट जो है उससे लिंक होता है, जुड़ा रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है, जैसे अपन ने माना प्रॉब्लम या डायग्नोस्टिक लेवल है ना, और सेकंड क्या हो गया, कोज, तो वो किससे जुड़ा रहता है, रिलेटेड टू। इसके बाद जो कोज जो है ना, और या कह सकते हैं ये दोनों जो है वो जो थर्ड जो पार्ट है, या कह सकते हैं डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स है, उससे क्या होते हैं, वो जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो वो किससे, कौन से वर्ड जो है जिससे वो लिंक करता है दोनों जो, या वर्ड जो है, या कह सकते हैं 3 वर्ड हैं, 3 पार्ट जो 3 पार्ट जो स्टेटमेंट है ना, ये 2 वर्ड जो है जिससे लिंक होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। जिसे अपन इसका एग्जांपल या फॉर्मेट आपको मैं बता देता हूँ, अच्छे से सुनना, लिख लेना आप, है ना, यहाँ साइड में आप कहीं पर भी लिख सकते हो आप जगह। ठीक है, डायग्नोस्टिक लेबल, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। इसके बाद अपन रिलेटेड टू, है ना, इसको हाईलाइट कर लेना, जैसे मैंने हाईलाइट कर रखा है, रिलेटेड टू। इसके बाद अपन क्या लिखेंगे, कोज, ठीक है, इटियोलॉजी और कोजेज, है ना, एज एविडेंस बाई। इसके बाद लिखेंगे एज एविडेंस बाई, है ना, डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक, मतलब जो डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स है इसको अपने लिंक किया है किससे, एज एविडेंस बाई। जो फ्रेज जो है, एक वर्ड है ना, उससे इसको क्या किया अपन ने, लिंक किया है। ठीक है, तो ये अपना जो टॉपिक जो है नर्सिंग डायग्नोसिस, ये अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू डियर, थैंक यू।